ये जो है स्टेराइल ड्रम है, इसमें गॉज बेस शीट्स और स्वैप जो है उनकी ऑटोक्लेविंग की जाती है। ये जो है वो चिटिल फोर्सेप है। चिटिल फोर्सेप जो है वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स की होल्डिंग के लिए यूज़ होता है। ये सभी जो है वो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस हैं। ये वल्वल और वेजाइनल टॉयलेटिंग के लिए यूज़ होते हैं। इसके बाद ये हमारा स्टरलाइज़र है, बॉयलर, इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स की बॉयलिंग की जाती है। ये जो है ये है स्पॉन्ज होल्डर। स्पॉन्ज होल्डर जो है वो स्पॉन्ज को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है। ड्यूरिंग जो भी हमने वल्वल टॉयलेटिंग करनी है उस टाइम पे स्पॉन्ज होल्ड करने के काम आता है। ये जो है ये है एपिजोटमी सीजर। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेबर जब बहुत ज़्यादा पेरिनियम की थिनिंग हो जाती है और हमें लगता है कि टेंटेटिव टियर पेरिनियम में हो सकता है, तो उस टाइम पे हम उसे प्रिवेंट करने के लिए एक सर्जिकली प्लान्ड इंसीजन दे देते हैं। उसे हम कहते हैं एपिजोटमी, और वो इंसीजन देने के लिए इस सीज़र का यूज़ किया जाता है, इसलिए ये जो है वो एपिजोटमी सीज़र है। इसका एक जो है वो शार्प एंड है और एक जो है वो ब्लंट है। ये जो है ये कॉकस फोर्सेप है। कॉकस फोर्सेप जनरली जो है सर्जरीज़ में किसी भी पेडिसिल को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम नॉर्मल लेबर में कई बार इसको कॉर्ड क्लैम्प करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। ये कर्व्ड आर्टरी है। कर्व्ड आर्टरी जनरली हीमोस्टैटिक पर्पस के लिए, यानी कि कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है उसको चेक करने के लिए यूज़ होती है, और ये भी किसी पेडिसिल को होल्ड करने के लिए भी यूज़ हो सकती है। यहाँ पे हम इसको कॉर्ड क्लैम्प की तरह यूज़ कर रहे हैं। ये जो है टूथ फोर्सेप है। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है टूथ फोर्सेप। इसमें 2 हुक्स बने हुए हैं, इसलिए इसको टूथ कहा है। ये जो है ये नीडल होल्डर है, और ये नीडल को ग्रैस्प करने के लिए यूज़ होता है ड्यूरिंग स्यूचरिंग। जब हम स्यूचरिंग करते हैं तो नीडल को ग्रैस्प करने के काम आता है। इसमें अंदर एक ग्रूव बना होता है, इसलिए इसे नीडल होल्डर कहते हैं, और ये इसलिए ग्रैस्प कर पाता है, होल्ड कर पाता है नीडल को। ये थ्रेड कटिंग सीज़र है कि स्यूचरिंग के टाइम पे थ्रेड को कट करने के लिए हम इस सीज़र को यूज़ करते हैं। ये थ्रेड कटिंग सीज़र है। ये जो है ये है कस्को स्पेकुलम। बाइवेल्व्स कस्को स्पेकुलम है, और ये सेल्फ रिटेनिंग है, और इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइनल वॉल्स। इसके लिए ये यूज़ होता है। ये टॉवल क्लिप्स हैं। जो भी सर्जिकल शीट्स हैं उनको होल्ड करने के लिए जो है टॉवल क्लिप्स का यूज़ किया जाता है। ये एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर है। ये यूज़ होता है एंटीरियर वेजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए, ताकि प्रॉपर विजुअलाइजेशन ऑफ सर्विक्स हो सके, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। इसके अलावा ये है सिम्स स्पेकुलम। सेल्फ रिटेनिंग नहीं है ये सिंगल ब्लेडेड स्पेकुलम होता है, और ये जो है वो पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ द सर्विक्स। ये लेबर टेबल है, यहाँ पे पेशेंट को लिटाया जाता है ड्यूरिंग द डिलीवरी। इसके अलावा ये जो है ये वेइंग मशीन है। आफ्टर डिलीवरी बेबी का वेट चेक करने के लिए जो है ये वेइंग मशीन यूज़ की जाती है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे ये है फिटल डॉपलर। फिटल डॉपलर में ये जो है ये वाला जो पोर्शन है, इसमें जो हम एक जेली अप्लाई करते हैं, ECG जेल जो है ये अप्लाई किया जाता है इसके सरफेस पे, और फिर इसको मदर के एब्डोमेन पे, और फीटस की जो हार्ट साउंड है वो इससे ऑडिबल हो जाती है, इसके लिए यूज़ होता है। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को पहले से ही एक फ़र्स्ट एड बॉक्स, डिलीवरी की फ़र्स्ट एड बॉक्स के जैसा कुछ सामान अपने पास रख लेना चाहिए। उनमें से इम्पॉर्टेंट है 5C के बारे में। मान लीजिए बेबी का डिलीवरी हो चुका है और वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाया, या उस समय में शिशु को फ़र्स्ट एड किस तरह से दिया जा सकता है, जैसे कि पहला C है क्लीन सरफेस, जिसमें भी हम रिसीव करते हैं बेबी को, या तो बेबी ट्रे या बेबी टॉवल जो भी होगा वो क्लीन होनी चाहिए। एंड जो रिसीव करते हैं जो हाथ हैं, हाथ भी क्लीन हैंड्स होनी चाहिए। और हैंड्स वॉश टेक्निक पहले आप देख चुके हैं वीडियो में। क्लीन हैंड के बाद जो नाभि का टाई करेंगे, कॉर्ड टाई करेंगे, वो भी क्लीन होनी चाहिए। एंड जो क्लैम्प करेंगे वो भी क्लीन होनी चाहिए। एंड जिसे कट करते हैं कार्ड को, वो भी क्लीन होना चाहिए। तो उसमें हम धागा, स्टेराइल धागा जो है हम पहले से ही रखें, नहीं होगा तो उसको बॉईल करके स्टेराइल करके पहले से ही रख लें। और क्लीन टॉवल्स 2 रखें,
और छोटे छोटे कॉटन बॉल्स रखें ताकि वो स्वैप करने के लिए आइस को, एंड उसके अलावा ड्राई, क्लीन और वार्म रखें। बेबी को जिस पहली बार जो रिसीव करते हैं उससे जो उस टॉवल से जो हम वाइप करते हैं उस टॉवल को तुरंत निकाल के फिर दूसरा टॉवल से हम बेबी को ढकना चाहिए। और बताइए मैम क्या कर सकते हैं? यही है मैम। इसके अलावा जो हम जिस ब्लेड से कट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास सीज़र तो नहीं होगी कॉर्ड कटिंग के लिए, तो इसके लिए हमें जो वहाँ पे सीज़र हमारे पास अवेलेबल ना होने के कारण हमें ब्लेड यूज़ करना पड़ेगा। तो वो ब्लेड भी स्टेराइल ब्लेड होना चाहिए और प्रॉपर जो हैंड टेक्निक से जो है वो हैंड वॉश करने के बाद ही आप उस ब्लेड को ओपन करें और उसके बाद उससे कट करना चाहिए। ये भी कहा गया कि नया ब्लेड अगर यूज़ कर रहे हैं तब भी जो है हमें बॉइलिंग पॉइंट तक उसे एक बार बॉईल करके उसके बाद यूज़ करें, तो कहीं सारे जैसे न्यूनेटल टेटनस ये सारे होने से हम शिशु बच सकता है। शिशु पता चल गया कि अब शिशु आने वाला है, दूसरे दुनिया में आने वाला है, तो तुरंत जो है हम जिस जगह पे मतलब डिलीवरी हो रहा है उस जगह का टेम्परेचर या तापमान हमें देखना है, वो जो है 25 डिग्रीज के आसपास हो। अगर मान लीजिए फ़ैन चल रहा है या एसी चल रहा है तो उसे उस लेवल पे मतलब रखें कि वो 25 डिग्रीज के आसपास रहे। जैसे बेबी आ चुका है, नाभिनाल का कर्तन हो चुका है, कि ये सारे स्टेप्स हमने फॉलो कर चुका है और बेबी का बर्थ क्राई भी है। ये इम्पॉर्टेंट है कि बेबी रोया है या नहीं है। तो हमें ये भी पता चल गया कि बेबी रो चुका है एंड एवरीथिंग इज़ गुड, फिर भी हमें घर पे नहीं रखना चाहिए क्योंकि पेरीनेटल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कि 1-2 दिन के बाद भी कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो जानलेवा वाले बीमारी हो सकते हैं। तो इसीलिए तुरंत ही फर्दर वो कोई रिससिटेशन ना हो जाए, इसके लिए डॉक्टर से संपर्क करें और वहाँ जाने के बाद वो आगे विटामिन के इंजेक्शन देना और वो अबगार स्कोर वगैरह सब देख लेना, कोई पल्स रेट कम है या ज़्यादा है, ग्लूकोज लेवल कैसे हैं, रेस्पिरेटरी रेट कैसा है, ये सब फर्दर एवेलुएट करके उसके अकॉर्डिंग उनको मैनेजमेंट दिया जाएगा। नवजात शिशु के जन्म के पश्चात हमें माताओं बहनों को ये देख लेना चाहिए कि उनके जो प्राकृतिक छिद्र हैं या नेचुरल ओरिफिस हैं, मुंह, पेशाब का रास्ता, मलद्वार का रास्ता, ये खुले हुए हैं या नहीं खुले हुए हैं, जिसे अंग्रेजी में इम्परफोरेटेड अनस कहते हैं, हिंदी में समृद्ध गुद कहते हैं। 2-3 दिन अगर बीत जाते हैं तो बच्चे का जीवन संकट में पड़ सकता है और अगर समय पर इसका ज्ञान हो जाए तो चिकित्सा द्वारा, शल्य चिकित्सा द्वारा इसका समाधान हो जाता है और बच्चे का जीवन सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार जो देखने से पता चल जाता है वो है क्लेफ्ट पैलेट, कटे हुए होंठ या कटा हुआ तालू या दोनों। ऐसी कंडीशन तत्काल सर्जरी की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन बाद में इनको ठीक किया जा सकता है। इसके बाद देख लेना चाहिए बच्चे के जहाँ पर स्वेलिंग कोई तो नहीं है, ख़ास तौर से अंडकोश में, वहाँ स्वेलिंग हर्निया हो सकती है, आंत्रवृद्धि हो सकती है, हाइड्रोसील हो सकता है जिसे मूत्रवृद्धि कहते हैं, नाभि के पास स्वेलिंग हो सकती है जिसे हम मलाइकल हर्निया कहते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ और भी स्वेलिंग सूजन होती हैं जो बच्चे के सर में चोट लगने से डिलीवरी के समय या जन्मजात हो सकती हैं, जिसको कैपुट चोट लगती है तो कैपुट सक्सीडेनम कहते हैं, जो स्वतः 15-20 दिन में ठीक हो जाता है। इसके अतिरिक्त हाथ और पैरों को भी देख लेना चाहिए। पैरों में खास तौर से क्लब फुट, जिसे आप सामान्य भाषा में कहते हैं, इसको चिकित्सा जगत में टेलिपिस इकेनोवायरस, जब पंजा मुड़ा होता है पैर का अंदर की ओर और सिकुड़ा हुआ होता है, वो धीरे धीरे अभ्यास द्वारा या प्लास्टर द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। इससे भी नहीं ठीक होता है
तो बाद में उसका ऑपरेशन करके करेक्ट कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी बीमारियां हैं जो सामने से दिखलाई नहीं पड़ती।